नमस्ते। भारत को नदियों का देश कहा जाता है और ये बिल्कुल सच है। सोचिए, ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये तो हमारी पूरी सभ्यता की लाइफलाइंस हैं। तो आज हम एक सफर पर चलेंगे, इनके जन्म की कहानी जानने, उस सबसे पहले पॉइंट को खोजने जहां से इनकी ये शानदार यात्रा शुरू होती है। बर्फीले पहाड़ों से, शांत झीलों से और सदियों पुराने पठारों से हर नदी की अपनी एक महाकाथा है, एक लंबी यात्रा है। पर सवाल ये है कि ये यात्राएं असल में शुरू कहाँ से होती हैं? चलिए इस खूबसूरत नक्शे के साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं दुनिया की छत से, यानी तिब्बत के ऊंचे पठार से। यहाँ पवित्र मानसरोवर झील के पास एक ऐसा इलाका है जिसे कई महान नदियों का जन्मस्थान होने का गौरव मिला हुआ है। जरा इस नक्शे को देखिए, कितना कमाल का है ना। एक ही जगह, मतलब मानसरोवर झील के आसपास का इलाका, और वहां से निकल रही हैं तीन इतनी बड़ी बड़ी नदियां, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, और ये तीनों ही इंटरनेशनल नदियां हैं। ये नक्शा साफ साफ दिखाता है कि कैसे ये तीनों यहां से निकलकर अलग अलग दिशाओं में अपना रास्ता बनाती हैं और फिर विशाल हिमालय को पार करके हमारे देश भारत में दाखिल होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्तिशाली सिंधु नदी की। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हजारों किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करती है। पता है, इसी नदी के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, जो इसे हमारे उपमहाद्वीप की सबसे ऐतिहासिक नदियों में से एक बनाता है। सिंधु के ठीक पास ही सतलुज नदी राक्षसताल झील से निकलती है। ये भी एक बहुत ऊंचाई पर बनी हुई झील है। जानते हैं, आगे चलकर ये सिंधु की एक बहुत ही खास सहायक नदी बन जाती है और पंजाब के हरे भरे खेतों की सिंचाई में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और फिर आती है जबरदस्त ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में लोग इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब होता है शुद्ध करने वाला। ये भी मानसरोवर के पास से ही निकलती है, लेकिन एक लंबा सफर पूर्व की ओर तय करती है और फिर अचानक एक यू टर्न लेकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। अच्छा, अब तिब्बत से भारतीय हिमालय की ओर आते हैं, जहां दर्रे, झीलें और बड़े बड़े ग्लेशियर कई जरूरी नदियों को जन्म देते हैं। सच कहूं तो ये इलाका भारत का असली वाटर टावर है। तो अब हम आ गए हैं भारत के अपने हिमालयी क्षेत्र में। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों से। ये जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ी दर्रों यानी पहाड़ों के बीच के रास्तों और क्रिस्टल क्लियर झीलों की भूमि है, जहां से कई नदियां अपनी जिंदगी का सफर शुरू करती हैं। यहाँ के खूबसूरत झीलों और ऊंचे ऊंचे दर्रों से कई नदियां निकलती हैं, जैसे कि झेलम नदी, वो निकलती है शांत सी शेषनाग झील से। वहीं चिनाब नदी का जन्म होता है बारालाचा जैसे ऊंचे दर्रे के पास। और हाँ, मशहूर रोहतांग दर्रे को कौन नहीं जानता, वो जो इतना पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। वहां से एक नहीं बल्कि दो दो नदियां निकलती हैं, रावी और व्यास। कमाल की बात है। चलिए अब थोड़ा पूरब की ओर देवभूमि उत्तराखंड चलते हैं। यहाँ नदियों का सोर्स बदल जाता है, मतलब दर्रों और झीलों की जगह ले लेते हैं विशाल हिमनद, जिन्हें हम ग्लेशियर्स भी कहते हैं। ये असल में बर्फ की नदियां हैं जो धीरे धीरे खिसकती हैं और पिघलकर साल भर हमारी नदियों को पानी देती रहती हैं। और इन्हीं बड़े बड़े ग्लेशियरों से भारत की सबसे पवित्र नदियां निकलती हैं। माँ गंगा गंगोत्री के पास पवित्र गोमुख से, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से, और रामगंगा नैनीताल के पास एक हिमनदी से। ये सचमुच एक दिव्य शुरुआत है। पर हिमालय के स्रोत सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही नहीं है। कई बहुत महत्वपूर्ण नदियां अपनी यात्रा हमारे पड़ोसी देश नेपाल में शुरू करती हैं और फिर दक्षिण की ओर बहकर भारत में आती हैं। ये नदियां गंगा के विशाल मैदानों को पानी और उपजाऊ मिट्टी देकर उन्हें और भी अमीर बना देती हैं। जैसे कि घाघरा नदी मापचातुंगो ग्लेशियर से निकलती है और गंडक नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास से। और फिर है कोसी, जो नेपाल के सप्तकोशी क्षेत्र से आती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर अपना रास्ता बदल लेती है और फिर जबरदस्त बाढ़ लाती है। चलिए अब हिमालय को पीछे छोड़ते हैं। हमारी यात्रा अब हमें ले जा रही है सेंट्रल इंडिया के ऊंचे इलाकों और पर्वत श्रृंखलाओं की ओर, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जन्मस्थान है। तो यहाँ मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ जैसे कि विंध्या रेंज और अमरकंटक का पठार पेनिनसुलर इंडिया की कई खास नदियों को जन्म देती हैं। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि कैसे ये नदियाँ इन ऊंची जगहों से निकलकर मैदानों की तरफ बहती हैं। यहीं से निकलती है चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश में मऊ के पास जानापाव पहाड़ियों से शुरू होती है।
ये नदी अपने रास्ते में गहरे बीहड़ बनाती है जो एक जमाने में डाकुओं के लिए बहुत मशहूर थे। अगली नदी है बेतवा, जो विशाल विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ये वही पर्वत श्रृंखला है जिससे पारंपरिक तौर पर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का बॉर्डर माना जाता है। बेतवा यहाँ से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और यमुना में मिल जाती है। और फिर है सोन नदी, जो ऐतिहासिक अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, पवित्र नर्मदा नदी भी यहीं से निकलती है, लेकिन दोनों नदियां एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में बहती हैं। सोन पूरब की ओर जाती है गंगा में मिलने और नर्मदा पश्चिम की ओर अरब सागर में मिलने। है ना ये एक अद्भुत भौगोलिक घटना। अब हम चलते हैं पूर्वी भारत के खनिज समृद्ध पठारों की ओर, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली कई जरूरी नदियों का सोर्स है। पठार यानी ऊंची समतल जमीन। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक फैले ये प्राचीन पठार इस पूरे क्षेत्र की लाइफलाइंस को जन्म देते हैं। यहाँ की नदियाँ मिनरल से भरपूर इस इलाके के उद्योगों और खेतों दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इस इलाके की कुछ प्रमुख नदियां हैं दामोदर और स्वर्णरेखा, जो दोनों ही छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। महानदी का जन्म छत्तीसगढ़ में सिहावा के पास होता है और वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से अपनी यात्रा शुरू करती है। तो चलिए अब अपनी इस पूरी यात्रा को एक साथ समेटते हैं और इन शानदार नदियों के उद्गम स्थलों की एक समरी पर नजर डालते हैं। ये सोचना ही कितना आश्चर्यजनक है कि ये जीवन देने वाली धाराएं कितनी अलग-अलग जगहों से आती हैं। ये टेबल हमारी पूरी यात्रा का एक क्विक रीकैप है। तिब्बत की झीलों से लेकर मध्य भारत की पहाड़ियों तक एक ही नज़र में देखा जा सकता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। इसे याद रखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है, काफ़ी काम आएगा। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये महान नदियाँ जो इतनी दूर जन्म लेती हैं, हमारे आसपास के माहौल और जिंदगी को कैसे बदल देती हैं। अगली बार जब कोई नदी दिखे तो एक पल रुक कर उसकी इस लंबी और अद्भुत यात्रा के बारे में ज़रूर सोचिएगा।